प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्लोबल पॉडकास्ट, अब तक का सबसे लंबा पॉडकास्ट, जिसमें आरएसएस पाकिस्तान युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से अपनी बात रखी है। पाकिस्तान की जड़ में आतंकवाद है, यह कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पाकिस्तान पर जोरदार हमला भी बोला गया है। सुनिए। सबसे महान नेताओं में से एक है। वे दोनों समय अलग थे और आप जियोपॉलिटिक्स के खेल और कला में कुशल रहे हैं। तो आपसे जानना चाहूंगा कि आप चीजों को सही से संभाल रहे हैं, मतलब आप बड़े देशों के साथ भी अच्छे से बातचीत करके रास्ता निकाल लेते हैं। तो बेहतर क्या है, लोगों का आपसे प्यार करना या आपसे डरना? ऐसा लगता है कि आपको सब प्यार करते हैं, पर उनको आपकी ताकत का भी पता है। आप वो संतुलन कैसे ढूंढते हैं, इस पर कुछ बताना चाहेंगे? पहली बात है कि ये तुलना करना उचित नहीं होगा कि 20वीं सदी के महान नेता गांधी थे। वो 20वीं हो, 21वीं हो या 22वीं हो, गांधी महान नेता हर सदी के लिए है। आने वाली सदियों तक महात्मा गांधी रहने वाले हैं, क्योंकि मैं उनको उसी रूप में देखता हूं और आज भी मैं उनको रिलेवेंट देख रहा हूं। जहां तक मोदी का सवाल है, मेरे पास एक दायित्व है उस लेकिन दायित्व उतना बड़ा नहीं है जितना कि मेरा देश बड़ा है। व्यक्ति इतना महान नहीं है जितना कि मेरा देश महान है। और मेरी जो ताकत है वो मोदी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, हजारों साल की महान संस्कृति परंपरा, वो ही मेरा सामर्थ्य है। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं तो मोदी नहीं जाता है। हजारों साल की वेद से विवेकानंद की महान परंपरा को 140 करोड़ लोग, उनके सपनों को लेकर के, उनको आकांक्षाओं को लेकर के मैं निकलता हूं। और इसलिए मैं कि दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूं ना, तो मोदी हाथ नहीं मिलाता है। 140 करोड़ लोगों का हाथ होता है वो। तो सामर्थ्य मोदी का नहीं है, सामर्थ्य भारत का है। और उसी के कारण, और मुझे याद है मैं 2013 में जब मेरी पार्टी ने तय किया कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार रहूंगा, तो मेरी जो आलोचना होती थी वो एक ही आलोचना होती थी और वो व्यापक रूप से चर्चा हुआ। मोदी तो एक स्टेट का नेता है, एक राज्य को चलाया है, उसको विदेश नीति क्या समझ आएगी, वो विदेश में जाके क्या करेगा, ऐसी सारी बातें होती थी। और मुझे जितने भी मेरे इंटरव्यूज होते थे उसमें ये सवाल मुझे पूछा जाता था। तब मैंने एक जवाब दिया था। मैंने कहा कि देखिए भाई, एक प्रेस इंटरव्यू में तो पूरी विदेश नीति में समझा नहीं सकता हूँ और वो नहीं जरूरी है, लेकिन मैं इतना आपको कहता हूं कि हिंदुस्तान न आंख झुका के बात करेगा, न आंख उठा के बात करेगा, लेकिन अब हिंदुस्तान आंख में आंख मिला के बात करेगा। तो मैं 2013 में इस प्रकार से, आज भी उस विचार को लेकर मैं रहो। मेरे लिए मेरा देश प्रथम है, लेकिन किसी को नीचा दिखाना, किसी को बुरा भला कहना, ये न मेरे संस्कृति के संस्कार है, न मेरी सांस्कृतिक परंपरा है। और हम तो मानते हैं कि भाई पूरी मानव जात का कल्याण हो। भारत में तो जय जगत की कल्पना रही है, विश्व बंधुत्व की कल्पना रही है, वसुधैव कुटुंबकम को विचार लेकर के हम सदियों से पहले, हम पूरे पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की कल्पना करने वाले लोग रहे हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी बातचीत भी क्या होती है। मैंने दुनिया के सामने जो अलग अलग विचार रखे हैं, उन विचारों को अगर आप एनालिसिस करेंगे, जैसे मैंने एक विषय रखा, एनवायरनमेंट की इतनी चर्चा होती थी, मेरे एक भाषण में मैंने कहा, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। तो ये पूरा, फिर जब कोविड चल रहा था तो G20 में ही मेरा एक संबोधन था। मैंने कहा भाई, हमारा
वन हेल्थ का कंसेप्ट हमने डेवलप करना चाहिए। यानी हमेशा मेरी कोशिश ये रही है, जैसे हमने G20 का हमारा लोगो था कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हर चीज में हम उस भूमिका से ही पले बढ़े। अब दुनिया को ये चीजें, अब मैंने जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का मूवमेंट चले, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हमने जन्म दिया, और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, उस भावना, और दुनिया को ग्लोबल हेल्थ की जब बात आई तो मैंने कोविड में कहा था वन अर्थ वन हेल्थ। अब जब वन अर्थ वन हेल्थ कहता हूं तो पशु जीव मात्र, चाहे वो वनस्पति हो, पशु पंखी हो, या मानव जीवन हो, यानी मेरी हमेशा कोशिश रही है कि दुनिया का कल्याण करने वाली मूलभूत चीजों की ओर हमने कोशिश करनी चाहिए। अगर हम सब मिल करके, और दूसरी बात है कि आज दुनिया इंटरकनेक्टेड है, आइसोलेशन में कोई नहीं कर सकता। आज दुनिया इंटरडिपेंडेंट है, आइसोलेशन में आप कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए आपको सबके साथ ताल मिलाने की आदत भी बनानी होगी, और सबको सबके साथ ताल मिलाने की आदत बनानी पड़ेगी, तो हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं का जन्म हुआ वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन काल रहते हुए उसमें जो रिफॉर्म होने चाहिए वो नहीं हुए। उसके कारण आज उनको कितना रिलेवेंस रहा, कितना नहीं, उस पर डिबेट चल रही है। आपने इस बारे में बात की है कि आपके पास दुनिया में शांति स्थापित करने का कौशल है, अनुभव है, जियोपॉलिटिकल दबदबा है। आज दुनिया में और वर्ल्ड स्टेज पर सबसे बड़ा पीसमेकर बनने के लिए, जबकि कई वॉर्स चल रही हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप शांति की स्थापना कैसे करेंगे? दो देशों के युद्ध के बीच शांति समझौता लाने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर रूस एंड यूक्रेन। आप देखिए, मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जो भगवान बुद्ध की भूमि है। मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जो महात्मा गांधी की भूमि है। और ये ऐसा महापुरुष हैं कि जिनके उपदेश, जिनका वाणी, वर्तन, व्यवहार पूरी तरह शांति को समर्पित है। और इसलिए सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से हमारा बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि जब भी हम शांति के लिए बात करते हैं तो विश्व हमें सुनता है। क्योंकि ये बौद्ध की भूमि है, ये महात्मा गांधी की भूमि है, तो विश्व में सुनता है। और हम संघर्ष के पक्ष के है ही नहीं, हम समन्वय के पक्ष के हैं। न हम प्रकृति से संघर्ष चाहते हैं, न हम राष्ट्रों के बीच में संघर्ष चाहते हैं। हम समन्वय चाहने वाले लोग हैं, और उसमें अगर कोई भूमिका हम अदा कर सकते हैं तो हमने निरंतर अदा करने का प्रयत्न किया है। अब जैसे मेरा रशिया के साथ भी घनिष्ठ संबंध है, यूक्रेन के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। मैं राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठ करके मीडिया को कह सकता हूं कि युद्ध का समय नहीं है। और मैं जेलेंस्की को भी एक मित्र भाव से उनको भी कहता हूं कि भाई, दुनिया कितनी ही आपके साथ खड़ी क्यों न हो जाए, युद्ध भूमि में कभी भी परिणाम नहीं निकलने वाला है। परिणाम तो टेबल पर ही निकलने वाला है। और टेबल पे परिणाम तब निकलेगा जब उस टेबल पर यूक्रेन और रशिया दोनों मौजूद होंगे। पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ बैठ करके कितनी माथापच्ची कर ले, उसे परिणाम नहीं आता है। दोनों पक्षों का होना जरूरी है। और शुरू में समझा नहीं पा रहा था, लेकिन आज जो इस प्रकार का वातावरण बना है, उससे मुझे लगता है कि अब रशिया, यूक्रेन, मैं आशावादी हूं कि बहुत उन्होंने, खुद ने तो गंवाया है, दुनिया का बहुत नुकसान हुआ है। ग्लोबल साउथ को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पूरे विश्व में फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर, उसका संकट रहा है। तो पूरा विश्व चाहता है जल्दी से जल्दी शांति हो। और मैं हमेशा कहता हूं कि मैं शांति के पक्ष में हूं, मैं न्यूट्रल नहीं हूं, मैं शांति के पक्ष, मेरा एक पक्ष है और मैं उसके लिए प्रयत्नरत हूं।
एक और बहुत ही ऐतिहासिक और जटिल टकराव रहा है। वह है भारत और पाकिस्तान का टकराव। ये दुनिया के सबसे खतरनाक टकराव में से एक है। दोनों ही परमाणु शक्ति हैं। दोनों की विचारधारा काफी अलग है। आप शांति चाहते हैं। आप दूर की सोचने वाले नेता हैं। आप भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती और शांति का क्या रास्ता देखते हैं? एक तो कुछ इतिहास की जो बातें हैं जिसको शायद दुनिया के बहुत लोगों को पता नहीं है। 1947 से पहले आजादी की लड़ाई सब लोग कंधे से कंधा मिला करके लड़ रहे थे। और देश आजादी के लिए आजादी का जश्न मना का इंतजार कर रहा था। उसी समय क्या मजबूरियां रही हो गए वो कई उसके भी पहलू हैं, उसकी लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन उस समय जो भी नीति निर्धारक लोग थे उन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार किया और मुसलमानों को उनका अलग देश चाहिए तो भाई दे दो, ऐसा। और भारत के लोगों ने सीने पे पत्थर रख के बड़ी पीड़ा के साथ इसको भी मान लिया। लेकिन माना तो उसका परिणाम ही उसी समय ये आया कि लाखों लोग कत्लेआम चला। पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर करके लहूलुहान और लोग और लाशें आने लगी। बड़ा डरावना दृश्य था। उन्होंने अपना पाने के बाद उनको लगना चाहिए था कि चलो भाई हमें हमारा मिल गया, भारत को लोगों ने दे दिया है, भारत का धन्यवाद करें, हम सुख से जिए। उसके बजाय उन्होंने लगातार भारत से संघर्ष का रास्ता चुना। अब प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। अब ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी ऐसी थोड़ी होती है, लोगों को मारो काटो, टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है। और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहां से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे हैं कि इस रास्ते से किसका भला होगा, आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो बंद होना चाहिए, नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा फायदा। और इसकी शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो। लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे, और वहां की आवाम भी दुखी होगी ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि वहां की आवाम भी ये नहीं चाहती होगी कि रोजमर्रा की जिंदगी जिए। इस प्रकार के मारधाड़ लोही लुहान कट बच्चे मर रहे हैं, जो टेररिस्ट बन करके आते हैं उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। क्या कोई ऐसी कहानी है जिसमें आपने कोशिश की हो, पाकिस्तान के साथ सब ठीक करना चाहा हो, जो पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की कोशिशों से जुड़ी हो, जो भविष्य में आगे का रास्ता दिखा सकें? पहली बात है कि संबंध सुधारने की सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था प्रधानमंत्री बनते ही शपथ समारोह में उनको निमंत्रित करना। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी और कई दशकों के बाद हुई थी घटना। और शायद जो लोग मुझे 2013 में सवाल पूछते थे कि मोदी की विदेश नीति क्या होगी, उन सबने जब ये सुना कि मोदी ने
सार्क देशों के सभी नेताओं को शपथ समारोह में बुलाया तो वो चौंक गए थे। और इस निर्णय के इस प्रक्रिया जो हुई थी उसके संबंध में हमारे वो उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब, उन्होंने अपनी किताब में जो संस्मरण लिखे हैं उसमें इस घटना का वर्णन बहुत बढ़िया ढंग से किया है। और सचमुच में भारत की विदेश नीति कितनी स्पष्ट है और कितनी आत्मविश्वास से भरी है, उसके दर्शन हो चुके थे। और भारत शांति के प्रति कितना प्रतिबद्ध है, उसका संदेश दुनिया के सामने साफ साफ गया था। लेकिन परिणाम सही नहीं मिले। वैसे आपसे एक थोड़ा सा रोमांचक सवाल पूछना है। भारत या पाकिस्तान में से किसकी क्रिकेट टीम बेहतर है? दोनों टीमों की पिच पर दुश्मनी के चर्चे भी सभी ने सुने हैं और दोनों में जियोपॉलिटिकल तनाव भी है जिसकी अभी आपने बात की है। स्पोर्ट्स, खासकर क्रिकेट और फुटबॉल, देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने और आपसी सहयोग बढ़ाने में कैसी भूमिका निभाते हैं? वैसे जो स्पोर्ट्स हैं वो पूरे दुनिया में ऊर्जा भरने का काम करते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दुनिया के अंदर जोड़ने का काम करते हैं। तो मैं स्पोर्ट्स को तो बदनाम होते देखना नहीं चाहूंगा। स्पोर्ट्स को मैं बहुत मानव की विकास यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण और खेलदिल एक रूप में हमेशा समझता हूं। दूसरा विषय है कि कौन अच्छा कौन बुरा, अगर खेल की टेक्निक के संबंध में कहे तो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं। तो टेक्निक जो लोग जानते होंगे वही बता सकते हैं कि किसका खेल अच्छा और कौन खिलाड़ी अच्छे। लेकिन कुछ परिणाम से पता चलता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मैच हुआ, तो जो परिणाम आया उसे पता चलेगा कि कौन बेटर टीम है, स्वाभाविक पता चलेगा। हाँ, मैंने भी द ग्रेटेस्ट राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नाम की सीरीज देखी है जिसमें कई बेहतरीन खिलाड़ियों और मैचों की बात हुई है। दोनों देशों की ऐसी टक्कर और मुकाबला देखकर अच्छा लगता है। आपने फुटबॉल के बारे में भी बात की है। भारत में फुटबॉल बहुत पॉपुलर है, तो एक और मुश्किल सवाल, आपका फुटबॉल का सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? हमारे पास मेसी, पेले, मैराडोना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिदान जैसे नाम हैं। आपको आज तक का सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी कौन लगता है? ये बात सही है कि भारत का बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है कि जहां फुटबॉल अच्छी तरह खेला जाता है और फुटबॉल की हमारे महिलाओं की टीम भी अच्छा काम कर रही है, पुरुषों की टीम भी अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर पुरानी बातें हम कहें 80s के कालखंड की, तो मैराडोना का नाम हमेशा उभर करके आता है। वैसे ही मेरे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलती थी। शाखा में तो खेल कूद होता, लेकिन देशभक्ति के गीत होते थे। वो मन को जरा बड़ा मजा आता था, एक मन को छूता था, अच्छा लगता था। तो ऐसे ही करके हम संघ में आ गए। तो संघ के एक संस्कार तो मिले कि भाई कुछ भी सोचो करो, अगर वो पढ़ते हो तो भी सोचो कि मैं इतना पढ़ूं मैं देश के काम आऊं। अगर व्यायाम करता हूं मैं ऐसा व्यायाम करो कि मेरा शरीर भी देश को काम आए। ये संघ के लोग सिखाते रहते हैं। अब संघ एक बहुत बड़ा संगठन है, शायद अब उसके 100 साल हो रहे, ये 100वां वर्ष है। और दुनिया में इतना बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहीं होगा ऐसा मैंने तो नहीं सुना है। करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संघ को समझना इतना सरल नहीं है। संघ के काम को समझने का प्रयास करना चाहिए। और संघ स्वयं तो एक पर्पज ऑफ लाइफ जिसको कहे, इसके विषय में आपको एक अच्छी दिशा देता है। दूसरा, देश ही सब कुछ है और जन सेवा ही प्रभु सेवा है। ये जो हमारे वेद काल से जो कहा गया है, जो हमारे ऋषियों ने कहा, जो विवेकानंद ने कहा, वही बातें संघ के लोग करते हैं। तो स्वयंसेवक को कहते हैं कि भाई तुम्हें संघ में से जो प्रेरणा मिली वो 1 घंटा शाखा है, वो स्वयं नहीं, यूनिफॉर्म पहनना वो स्वयं संघ नहीं है। तुमने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और वो उस प्रेरणा के आज ऐसे काम चल रहे हैं, जैसे
कुछ स्वयंसेवकों ने सेवा भारती नाम का संगठन खड़ा किया है। ये सेवा भारती जो गरीब बस्तियां होती है, झुग्गी झोपड़ी में गरीब लोग रहते हैं, जिसको वो सेवा बस्ती कहते हैं। मेरी मोटी-मोटी जानकारी है, करीब 1.25 लाख सेवा प्रकल्प चलाते हैं वो, और किसी सरकार की मदद के बिना समाज की मदद से वहां जाना, समय देना, बच्चों को पढ़ाना, उनके हेल्थ की चिंता करना, ऐसे ऐसे काम करते हैं। संस्कार उनके अंदर लाना, उस इलाके में स्वच्छता का काम करना, यानी बिल्कुल 1.25 लाख एक छोटा नंबर नहीं है। वैसे कुछ स्वयंसेवक हैं, संघ में से ही गढ़े हुए हैं, वो वनवासी कल्याण आश्रम चलाते हैं, और वो जंगलों में आदिवासियों के बीच में रह करके आदिवासियों की सेवा करते। 70,000 से ज्यादा वन टीचर वन स्कूल, एकल विद्यालय चलाते हैं। और अमेरिका में भी कुछ लोग हैं जो उनको लिए शायद $10 या $15 का डोनेशन करते हैं इस काम के लिए, और वो कहते हैं कि एक कोका कोला नहीं पीनी है इस महीने, एक कोका कोला मत पियो, और उतना पैसा ये एकल विद्यालय को दो। अब 70,000 एकल विद्यालय आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए करना। कुछ स्वयंसेवकों ने शिक्षा में क्रांति लाने के लिए विद्या भारती नाम का संगठन खड़ा किया। करीब 25,000 स्कूल चलते हैं उनके देश में, और 30 लाख से छात्रा एट अ टाइम होते हैं, और मैं मानता हूं तक करोड़ों विद्यार्थियों को, और बहुत ही कम दाम में पढ़ाई हो, और संस्कार को भी प्राथमिकता हो, जमीन से जुड़े हुए लोग हो, कुछ न कुछ हुनर सीखे, समाज पर बोझ न बने, यानी जीवन के हर क्षेत्र में वे, चाहे महिला हो, युवा हो, इवन मजदूर, शायद उन मेंबरशिप के हिसाब से मैं कहूं तो भारतीय मजदूर संघ है, शायद उसके 55,000 के करीब यूनियंस है शायद, और करोड़ों की तादाद में उनके मेंबर्स हैं। शायद दुनिया में इतना बड़ा लेबर यूनियन कुछ नहीं होगा। और सिखा कैसा जाता है, लेफ्टिस्ट लोगों ने मजदूरों की मूवमेंटों को बड़ा बल दिया। लेबर मूवमेंट जो लगे हैं उनका नारा क्या होता है, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, फिर देख लेंगे, ये भाव होता है। ये मजदूर संघ वाले क्या कहते हैं, जो आरएसएस की शाखा से निकले हुए स्वयंसेवक मजदूर संघ चलाते हैं, वो कहते हैं वर्कर्स यूनाइट द वर्ल्ड। वो कहते हैं वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, ये कहते हैं वर्कर्स यूनाइट द वर्ल्ड। यूनाइट द वर्ल्ड। ये कितना बड़ा वाक्य, दो शब्दों में इधर उधर है, लेकिन कितना बड़ा वैचारिक बदलाव है। ये संघ की शाखा से निकले हुए लोग अपनी रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुसार जब काम करते हैं, तो इस प्रकार के गतिविधियों को बल देते हैं। और जब इन कामों को देखेंगे, तब आपको 100 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के सारे चकाचौंध दुनिया से दूर रहते हुए एक साधक की तरह समर्पित भाव से, तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि ऐसे पवित्र संगठन से मुझे संस्कार मिले जीवन के, लाइफ ऑफ पर्पज में जो मिला। फिर मेरा सौभाग्य रहा कि मैं कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए संतों के बीच चला गया, तो हम मुझे एक आध्यात्मिक अधिष्ठान मिला, तो शिस्त मिली, लाइफ ऑफ पर्पज मिला, संतों के बाद आध्यात्मिक अधिष्ठान मिला। स्वामी आत्मस्थानंद जी जैसे लोगों ने जीवन भर मेरा हाथ पकड़ करके रखा, हर पल मेरा मार्गदर्शन करते रहे, तभी जाकर के एक स्टेबल कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, और दोनों ही देशों के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में है। ये सीख है कि हमारा सीमा विवाद चलता रहता है। तो 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी, उसके कारण हमारे बीच स्थितियां काफी दूरी की बन गई। लेकिन अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो
चीजें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे वो विश्वास और वो उत्साह और उमंग और ऊर्जा वापस आ जाए, वो उसको एक थोड़ा समय लगेगा कि बीच में 5 साल हमारा साथ होना ना सिर्फ बेनिफिशियल है बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी जरूरी है। और जब 21वीं सदी एशिया की सदी है तो हम तो चाहेंगे कि भारत चीन के बीच में स्पर्धा सब स्वाभाविक है। स्पर्धा कोई गलत चीज नहीं है, ये संघर्ष नहीं होना चाहिए। दुनिया एक उभरते हुए वैश्विक युद्ध को लेकर चिंतित है। चीन और अमेरिका के बीच तनाव, यूक्रेन और रूस में तनाव, यूरोप में तनाव, इजराइल और मध्य पूर्व में तनाव। आप इस बारे में क्या कह सकते हैं कि 21वीं सदी में हम वैश्विक युद्ध को कैसे टाल सकते हैं? ज्यादा संघर्ष और युद्ध की ओर बढ़ने से कैसे बच सकते हैं? देखिए, कोविड ने हम सबकी मर्यादाओं को उजागर कर दिया। हम जितने ही भले अपने आप को महान राष्ट्र क्यों न मानते हो, बहुत प्रगतिशील क्यों न मानते हैं, साइंटिफिक बहुत ही एडवांस गए हुए मानते हो, जो भी हो, सब ने अपने अपने तरीके से। लेकिन कोविड के काल में हम सब जमीन पे आ गए, दुनिया के हर देश। और तब लगता था कि दुनिया उससे कुछ सीखेगी और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम जाएंगे। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर बना, वैसा शायद कोविड के बाद बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य से स्थिति ये बनी कि शांति की तरफ जाने के बजाय दुनिया बिखर गई, एक अनिश्चितता का कालखंड आ गया, युद्ध के ने उसको और मुसीबत में डाल दिया। और मैं मानता हूं कि मॉडर्न वॉर्स सिर्फ रिसोर्स या इंटरेस्ट के लिए नहीं, आज मैं देख रहा हूं कि इतना उतने प्रकार का संघर्ष चल रहा है। फिजिकल लड़ाइयों की तो चर्चा होती है, लेकिन हर क्षेत्र में संघर्ष चल रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पैदा हुई है करीब करीब इरेलेवेंट हो गए, उसमें कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा है। यूएन जैसे संस्थाएं अपनी भूमिका अदा नहीं कर सकते हैं। दुनिया में जो लोग कानून की नियमों की परवाह नहीं करते, वो सब कुछ कर रहे हैं, कोई रोक नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थितियों में बुद्धिमानी यही होगी कि सब लोग संघर्ष का रास्ता छोड़ करके समन्वय के रास्ते पर आगे आए और विकासवाद का रास्ता सही होगा, विस्तारवाद का रास्ता काम नहीं आएगा। और जैसा मैंने पहले ही कहा, दुनिया इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है, हर किसी को हर एक की जरूरत है, कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता है। और मैं देख रहा हूं कि जितने अलग अलग फोरम में मुझे जाना होता है, उसमें चिंता सबको सता रही है संघर्ष की। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द उससे मुक्ति मिले। मैं अभी भी सीख रहा हूं। आप घड़ी की तरफ देखते हैं। नहीं नहीं, मैं अभी ये काम सीख रहा हूं प्रधानमंत्री जी। मैं इसमें ज्यादा अच्छा नहीं हूं। ठीक है, अपने करियर और अपने जीवन में आपने भारत के इतिहास में कई कठिन हालात देखे हैं। 2002 के गुजरात दंगे उनमें से एक है। वह भारत के हाल ही के इतिहास के सबसे कठिन समय में से एक था, जब गुजरात के हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच हिंसा हुई, जिसमें 1000 से ज्यादा मौतें हुई। इससे उस जगह के धार्मिक तनाव का पता चलता है। जैसा कि आपने बताया, उस समय आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब की बात करें तो उस समय से आपने क्या सीखा है? मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार फैसला दिया है
उन्होंने 2012 और 2022 में कहा कि आपकी हिंसा में कोई भूमिका नहीं थी, 2002 के गुजरात दंगों की हिंसा में। लेकिन मैं जानना चाहता था कि आपने उस समय से सबसे बड़ी बातें क्या सीखी। देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे तो पहले जो आपने कहा कि मैं इस विषय में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अब इंटरव्यू ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, जो आपके मन में जो दुविधा पैदा हुई, मुझे लग रहा है कि आपने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी रिसर्च किया है और आपने हर चीज़ की बारीकियों में जाने का प्रयास किया है। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये आपके लिए कोई कठिन काम है और आपने जितने प्रयास किए हैं, मैं मानता हूँ कि आप लगातार अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं और आपने मोदी को लिए क्वेश्चन करना उसके बजाय आपने भारत के परिवेश को जानने की भरपूर कोशिश की, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ और उसके इसलिए मैं समझता हूँ कि सच्चाई तक जाने का आपका जो प्रयास है उसमें ईमानदारी नजर आती है और इस प्रयास के लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जहां तक आपने उन पुरानी चीजों की बात की, लेकिन आप 2002 और गुजरात के राइट्स, लेकिन उसके पहले के कुछ दिनों का मैं आपको एक 12-15 महीने का एक चित्र आपके सामने पेश करना चाहूंगा ताकि आपको अंदाज आ जाए कि क्या स्थिति थी। जैसे 24 दिसंबर 1999, यानी 3 साल पहले की बात है, काठमांडू से दिल्ली जो फ्लाइट आ रही थी वो हाईजैक कर करके अफगानिस्तान ले जाएगा, कंधार में ले गए और भारत के सैकड़ों यात्रियों को बैन बनाया गया। पूरे भारत में एक बहुत बड़ा तूफान था, लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल था। अब 2000 के अंदर हमारे यहाँ लाल किले में आतंकी हमला हुआ, दिल्ली में एक नया और उसके साथ तूफान जुड़ गया। 11 सितंबर 2001 अमेरिका में ट्विन टावर पर बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ। उसने फिर एक बार दुनिया को चिंतित कर दिया क्योंकि ये सब जगह पे करने वाले एक ही प्रकार के लोग हैं। अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आतंकी हमला हुआ। 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ। यानी आप उस समय के एक 8-10 महीने की घटनाएं देखिए, वैश्विक स्तर की घटनाएं, आतंकी घटनाएं, खून खराबे की घटनाएं, निर्दोष लोगों की मौत की घटनाएं, तो कोई भी एक प्रकार से अशांति के लिए एक चिंगारी काफी होती है, स्थिति पैदा हो चुकी थी। ऐसे समय अचानक 7 अक्टूबर 2001 मुझे मुख्यमंत्री बनने का दायित्व मेरे सर पे आ गया अचानक और वो भी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी। गुजरात में जो भूकंप आया था, उस भूकंप के रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत बड़ा काम था और पिछली शताब्दी का वो सबसे बड़ा भूकंप था। हजारों लोग मारे गए थे। तो एक काम के लिए मेरे लिए से सीएम का काम मेरे जिम्मे आ गया। बहुत महत्वपूर्ण काम था और मैं शपथ लेने के बाद पहले दिन से इस काम में जुड़ गया था। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कभी सरकार नाम से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं सरकार में कभी रहा नहीं। मैं सरकार क्या होती है जानता नहीं था। मैं कभी एमएलए नहीं बना, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ा। मुझे जीवन में पहली बार चुनाव लड़ना पड़ा। मैं 24 फरवरी 2002 मैं पहली बार एमएलए बना, एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि बना और मैं पहली बार 24 तारीख को या 25 तारीख को या 26 तारीख को गुजरात विधानसभा में मैंने पैर रखा। 27 फरवरी 2002 विधानसभा में मेरा बजट सत्र था, हम हाउस में बैठे थे और उसी दिन यानी अभी मुझे एमएलए बने 3 दिन हुए थे और गोधरा की घटना हो गई और भयंकर घटना थी।
लोगों को जिंदा जला दिया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो कंधार के विमान अपहरण को या पार्लियामेंट पर का हमला कहो या 9/11 कहो, ये सारी घटनाओं का बैकग्राउंड हो और उसमें एक इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मर जाना, जिंदा जला देना, आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, कोई भी चाहेगा, शांति ही रहनी चाहिए। दूसरा जो कहते हैं ये बहुत बड़े राइट वगैरह, तो ये भ्रम फैलाया गया है। अगर 2002 के पहले का डेटा देखें तो पता चलता है कि गुजरात में कितने दंगे होते थे। हमेशा कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा रहता था। पतंग के अंदर कम्युनल वायलेंस हो जाए, साइकिल टकरा जाने पर कम्युनल वायलेंस हो जाए। 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज्यादा बड़े दंगे हुए थे और 1969 में जो दंगे हुए थे वो तो करीब 6 महीना चले थे। अरे तब तो हम कहीं थे ही नहीं दुनिया के उस चित्र में, उस समय की मैं बताऊं। और इतनी बड़ी घटना एक ऐसा स्पार्किंग पॉइंट बन गया कि कुछ लोगों की हिंसा हो गई, लेकिन न्यायालय ने उसको बहुत डिटेल में देखा है, लंबे अरसे। और उस समय हमारे जो विरोध के लोग हैं वो सरकार में थे और वो तो चाहते थे कि हम पर जितने आरोप लगे थे हमको सजा हो जाए, लेकिन उनके लाखों कोशिश के बाद भी जुडिशरी ने पूरी तरह डिटेल में उसका एनालिसिस किया, 2 बार किया। तो गोधरा कांड को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस पॉडकास्ट में अपनी बात रखी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।